नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अजय गुप्ता हाजिर हूँ एक बार फिर से लेकर कहानियों का जमघट नुक्कड़ पर। और आज हम कहानी आपके लिए लेकर आए हैं अनुपम रमेश किंगर जी की, जो बहरीन में रहती हैं, कहानियाँ लिखती हैं, नाटक लिखती हैं और अक्सर गीता के ऊपर भी काम करती हैं। जी हाँ, गीता के अलग अलग अध्याय को उन्होंने अपनी तरह से समझा और समझाया है। कहानियां पिछले कई सालों से लिख रही हैं, नाटक तो दशकों से खेल रही हैं और एक ऐसे परिवेश से आती हैं जहां पर उनका लगाव अपनी हिंदी संस्कृति के लिए बहुत है और वो इसी में हमेशा कुछ कर गुजरना चाहती हैं। तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी, जिसका नाम है सांझ। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नुक्कड़ पर कहानियों के जमघट में। आज हम कहानी, जैसे आपको मालूम है, लेकर आए हैं अनुपम रमेश किंगर जी की कहानी। उसका नाम है सांझ। बहुत ही खूबसूरत नाम है ना, खासकर एक वृद्धाश्रम के लिए। जी हाँ, दिल्ली से कुल्लू जाते समय कुल्लू से कुछ आधा घंटा पहले या यही कोई 50 किलोमीटर पहले दाएं तरफ मुड़ जाइए तो एक छोटी सी झील के किनारे बसा हुआ है सांझ। यहां पर केवल समृद्ध वृद्ध आते हैं। यहां पर उन्हें सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, जैसे कि अलग अलग तरह का खाना, 24 घंटे डॉक्टर की सेवा, नर्स की सेवा, योगा करने के लिए अलग कमरा, बाहर एक बहुत ही खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक, एक थिएटर भी है जहां पर सभी मिलकर फिल्म देख सकते हैं। आपके कमरे की सफाई और रखरखाव का काम भी सांझ के पदाधिकारी करते हैं और इस सांझ में रहते हैं बहुत सारे वृद्ध। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि यहाँ पर कमरा मिलने के लिए बाकायदा वेटिंग लिस्ट है। इस विज्ञापन को रिटायरमेंट हॉलिडे होम कहते हैं और लोग बाग ये कहकर खुद को बहला लेते हैं कि माँ बाप यहाँ ज्यादा रहेंगे तो आराम से रहेंगे और स्वयं वे भी। इसी सांझ की धड़कन है सुमेधा जी। सुमेधा जी जो है पिछले कई वर्षों से रह रही हैं और लगभग अकेले ही पूरे सांझ में मुस्कुराहटें बिखेरने का काम करती हैं। देखने में बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व, पतली नाक, खूबसूरत से होंठ, बहुत गहरी आंखें जो मोतिया का ऑपरेशन होने के बाद भी उतनी ही खूबसूरत हैं। हाथों में 2 पतली पतली चूड़ियां, हमेशा सलीकेदार और फैशन के हिसाब से कपड़े और एक खिलखिलाती खनखनाती हुई मुस्कान जिसे वह हर आने जाने वाले का मन मोह लेती। सुमेधा जी को आप कभी उदास नहीं पाएंगे, बल्कि अगर कोई और उदास दिखे तो सुमेधा जी उसे खुश करने में लग जाती हैं। उन्होंने पदाधिकारियों में से सभी लोगों से सिर्फ एक ही विनती करी थी कि उनके कमरे में किसी और को जगह ना दी जाए और अगर कोई कमरा खाली हो तो भी। और चूंकि वे इतनी पुरानी थी और हमेशा सबके काम आती थी, इसलिए मैनेजर साहब ने भी कोई आपत्ति नहीं करी। बहुत से वृद्ध आते थे सांझ में, कईयों के बच्चे मिलने आते थे, कई अपने मित्रों के साथ वहां आकर बस गए थे। सुमेधा जी का ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो उनसे कोई मिलने आता था और ना ही यहां उनका कोई मित्र था, लेकिन हाँ, वह सबकी मित्र थी। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सुमेधा जी के कमरे में एक और महिला को ठहरा दिया मैनेजर साहब ने। सुमेधा जी से कहा कि उनकी मजबूरी है और कोई कमरा खाली नहीं है, तो सरिता जी के बच्चे क्योंकि जाने की जल्दी में हैं और उनके पास ज्यादा समय नहीं है, तो क्यों ना सरिता जी को यहीं रहने दिया जाए। सुमेधा जी मान गई। क्या करती। सरिता जी को देखकर ही लगा था कि जैसे उनका दिल बहुत टूटा हुआ है। वह अक्सर चुप रहती, खाना भी नहीं खाती थी ठीक से और बातचीत तो किसी से बिल्कुल भी नहीं करती थी। सुमेधा जी ने यह सब 2-4 दिन देखा और फिर अपनी जिम्मेदारी समझकर सरिता जी को इस परिवार का, सांझ परिवार का हिस्सा बनाने में जुट गई। वह सरिता जी को अपने साथ योगा के लिए ले जाती, नाश्ते के लिए और खाने के लिए भी ले जाती।
रात के समय उन्हें सैर करवाती और अक्सर उन्हें जबरन फिल्म देखने के लिए थिएटर की ओर ले जाती हुई भी नजर आती। सरिता जी, ये नया सलाद आया है, खाकर देखिए, इससे आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी। या फिर सरिता जी, चलिए आज मैनेजर से कहते हैं आपकी मनपसंद फिल्म लगाएं। हाँ, क्या नाम था उसका? चुपके चुपके, है ना? या फिर सरिता जी, आज चलिए एक काम करते हैं, और वो जो पीछे की तरफ जो रास्ता जाता है ना, वहां से फूल तोड़ कर ले आते हैं, कमरे में इतनी अच्छी खुशबू आ जाएगी। मगर सरिता जी वही उदास और चुप। फिर न जाने एक दिन क्या हुआ, सुमेधा जी को सरिता जी पर गुस्सा आया और उनसे कहने लगी कि देखो, 1 महीना हो गया मुझे आपको समझाते, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, अच्छा है, ठीक है, ये सब आपके दोस्त हैं, आप समझना ही नहीं चाहती, आखिर परेशानी क्या है आपकी? तो सरिता जी ने भी पलटकर कहा कि परेशानी तो यहाँ कुछ नहीं, लेकिन परेशानी है कि पिछले 45 सालों से जिस घर को सींचा वह पति की मृत्यु के बाद एकदम से मेरे लिए बोझ कैसे बन गया। बच्चों ने मुझसे कहा कि पापा नहीं रहे तो तुम इस घर को कैसे संभालोगे, इसलिए तुम्हें सांझ भेज रहे हैं। बाद में पता चला दोनों ने ही घर बेचकर पैसों से विदेश का वीजा खरीदकर पहुंच गए, क्योंकि वो वहीं बसना चाहते थे और उनके रास्ते की अड़चन थी तो मैं उनकी अपनी मां, इसलिए बहला फुसलाकर मुझे यहां छोड़कर और निकल गए। और इतना कहते हुए वो रो पड़ी। मैं जानती हूं वह दोनों कभी नहीं आएंगे, मेरी बेटी तो खैर बहुत अरसा पहले ही बाहर जा चुकी है। और ये कहते कहते सरिता जी फूट फूट कर रोने लगी। सुमेधा जी ने कुछ नहीं कहा, उन्हें बिस्तर तक ले जाकर लेटाकर न जाने कहां चली गई। सारी रात सरिता जी बार बार उठकर देखती, लेकिन सुमेधा जी नहीं आई। फिर रात के पिछले पहर उनकी आंख लग गई। सुबह जब सरिता जी उठी तो देखा सुमेधा जी कमरे के कोने में अपनी आराम कुर्सी पर बैठी हुई बाहर उगते हुए सूरज को देख रही। सरिता जी लगभग भागते हुए उनके पास गई और लिपट कर बोली, आपने मुझे इतना डरा दिया था, आप जानती हैं आप रात भर नहीं आए तो मेरा जी घबराता रहा। सुमेधा जी ने जब चेहरा उनकी तरफ किया तो सरिता जी दंग रह गई। सुमेधा जी की आंखें लाल थी, मानो सारी रात रोकर गुजारी। सरिता जी ने पूछा, क्या हुआ? सुमेधा जी, आप रो रही थी, आप तो पूरे के पूरे सांझ को हंसाती हैं। बस इतना कहना था कि सुमेधा जी की आंखों से फिर गंगा जमुना बरसने लगी। बोली, आप जानते हैं कल जब आपने मुझसे वह सवाल किया था कि क्यों आपके बच्चे आपको छोड़कर चले गए, तो मुझे याद आया कि मैं अपने बच्चों को भुलाकर यहाँ रही। नहीं, मैंने उनको भुलाने की पहल नहीं करी थी, पहले उन्होंने ही की थी। और आप रो रही हैं कि आपके बच्चे आपको छोड़कर चले गए। मेरे बच्चे तो बिना बताए चले गए थे। मैं अस्पताल में थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ, एक दिन दोनों अस्पताल आए, मेरी बेटी और मेरा बेटा। तब उनकी उम्र ही क्या थी, बेटा 24 का, बेटी 26 की। दोनों आए और कहने लगे कि माँ, इन कागजात पर दस्तखत कर दो, तुम्हारे इलाज के लिए पैसे चाहिए, इसलिए मकान का एक हिस्सा गिरवी रख रहे हैं। मैंने ज्यादा नहीं सोचा, दस्तखत कर दिए। उसके बाद मेरा इलाज होता रहा, कभी किसी ने मुझसे पैसों का तकाजा नहीं किया, मेरे बच्चों का आना भी रुक गया। क्या करते? उन दिनों में मोबाइल फोन भी नहीं होते थे तो बात भी नहीं कर सकते थे। कई बार नर्स से कहा कि घर पर फोन लगाओ तो उसने कहा कि ऐसी आवाज आ रही मानो फोन कट गया। एक अजीब सी घबराहट हमेशा लगी रहती थी। डर था कि बच्चों के साथ कहीं कुछ बुरा तो नहीं। वो अब आ भी नहीं रहे, फोन भी नहीं उठा रहे। फिर जानती हैं क्या हुआ? जब मैं स्वस्थ हुई तो मेरे पास जो थोड़े से पैसे बचे थे, बस ऑटो भर जितने, वे पैसे भरकर मैं गई घर, तो देखा वहां पर मेरा नेम प्लेट ही बदल चुका था। मेरे बच्चों ने आधा घर गिरवी नहीं रखा था, पूरा घर बेच दिया था। क्या करती? किससे जाकर मदद मांगती? वहीं सड़क पर बैठकर जी भरकर रोली।
एक बार अपने खोए हुए मकान के लिए और उस मकान के साथ न जाने कहाँ खो गई यादों के लिए, तस्वीरों के लिए, बर्तनों के लिए, मसालों के लिए, पर्दों के लिए, तुलसी और चमेली के गमलों के लिए और उन बच्चों के लिए जिन्होंने जाने से पहले मुझसे मिलने का एक बार सोचा भी नहीं। क्या उनका मुझसे मिलने का एक बार जी भी नहीं किया? फिर अपने अंदर की महारानी लक्ष्मीबाई को जिंदा किया। आप जानते हैं, जब वो युद्ध लड़ रही थी तो उनका पेट कट गया था और आंतें बाहर आ गई थी। उन्होंने उसके ऊपर अपनी साड़ी की जोर से गांठ मार दी, लेकिन युद्ध करती रही। मैंने भी कुछ ऐसे ही किया। बैंक में गई और मेरा जो थोड़ा सा प्रोविडेंट फंड और पेंशन से बचा हुआ पैसा था वो निकाला, ट्रैवल एजेंट के पास गई, सांझ का पता लिया और सीधी यहां आ गई। एक ही बार में जीवन भर यहां पर रहने के पैसे जमा कर दिए, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन। आप भी शायद इसी स्कीम के तहत रह रही है ना यहाँ। अब हमारे आपके बच्चों को फिर कभी और पैसे भरने की जरूरत नहीं, बस आप यहां पर फंस गई। आपकी तरह अपने जख्म दिखाने के लिए मुझ में हिम्मत नहीं, इसलिए मैनेजर साहब से विनती करी कि हो सके तो मेरे साथ किसी और का ना रखें, ताकि दिन भर सबको हंसाते हंसाते जब मैं थक कर टूट जाऊं तो रात को आकर कमरे में जी भरकर रो सकूं। मगर फिर आप आ गई और आपके लिए कोई कमरा नहीं था, तो आपको मेरे साथ इस कमरे में ठहराया गया और मैं रात में रो नहीं सकी कई दिनों तक, इसलिए आपको दिन में रोते हुए देख मुझे तकलीफ होती थी, क्योंकि आपके अंदर जो करने की हिम्मत है वो मुझ में नहीं है। आप खुलकर अपने बच्चों के दिए हुए जख्म दिखा रही थी और मैं अपने जख्मों पर गर्म रेत डालती चली जा रही थी, जिससे वो बढ़कर नासूर बनते जा रहे थे। उनमें से खून रिश्ता था और मैं किसी को दिखा भी नहीं सकती थी। इसलिए कल जब आप रह नहीं पाई हैं तो चली गई मैं पेड़ों के पीछे झुरमुट में, दिल खोलकर रोने के लिए। और उसके बाद सुमेधा जी ने अपनी आंख पहुंची, सरिता जी को गले से लगाया और कहा, देखिए हम और आप यहां रहने वाले सभी वृद्ध बस एक दूसरे का परिवार है। आपके और हमारे बच्चों ने अपने परिवार और अपने जीवन कहीं और विस्थापित कर दिए हैं। इस सच्चाई को हम जितनी जल्दी मान लें उतना ही हमारे लिए आसान होगा। चलिए आज आपको एक नई तरह का सैंडविच बनाकर खिलाती हूँ, जिससे आपकी शुगर भी हाई नहीं होगी। और उसके बाद आपको आज एक बहुत अच्छी मित्र से मिलाऊंगी, वो भी सरिता ही है, मगर वो दिल्ली से नहीं आई है, वो मेरठ से आई है। देखिए शायद कोई तार जुड़ जाए और बस ऐसे ही हंसती खेलती जिंदगी की सांझ गुजर जाए। सरिता जी कुछ कहने लगी, क्या हम अच्छी मां नहीं थी सुमेधा जी? मगर सुमेधा जी ने उन्हें बीच में काट दिया और बोला, देखिए हम सबके लिए बहुत समय तक बहुत अच्छे रहे और अब खुद के लिए अच्छे रहते हैं और इस सांझ को भोर से भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। इतना कहने के साथ ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर बोली, चलो सखी कुछ नया करते हैं इस सांझ में। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अनुपम रमेश किंगर जी की कैसी लगी और इसकी प्रस्तुति आपको हमारे चैनल पर कैसी लगी? आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर हमें सपोर्ट कीजिए। अपने कमेंट्स नीचे जरूर दीजिए और लोगों को बताते रहिए कि हाँ, यहाँ पर नुक्कड़ पे जमघट लगता है कहानियों का। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ अगली बार के जमघट में। तब तक के लिए धन्यवाद। Wow.
है।